इंपोर्ट में इंश्योरेंस होगी, लोकल में हो भी सकती है और नहीं भी होती है, नॉर्मली नहीं होती लेकिन हो सकती है। उसके बाद नंबर 6 है परचेज ऑर्डर या लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अब हमने सोर्सिंग कर ली, कोटेशंस कॉल कर ली, फ्रेट चेक कर लिया, इनके दोनों के कंपैरिजन बना लिया, डिसीजन कर लिया कि हमने इस बंदे को ऑर्डर देना है। तो जब हम प्रोक्योरमेंट की साइड पे देखते हैं तो जब हम फाइनल कर लेते हैं कि हमने अब इस वेंडर को इस रेट पे जो इसका कंपैरिजन में फाइनल हुआ ऑर्डर करना है, तो हम उसको परचेज ऑर्डर इशू करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने फाइनल कर लिया कि इस वेंडर को, इस सप्लायर को ऑर्डर करना है, तो हम उसको परचेज ऑर्डर की जगह लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेंगे। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है, यानी जिस बैंक में हमारा अकाउंट होगा हम उस बैंक में जाएंगे और वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा लेटर ऑफ क्रेडिट का, जिसको एलसी कहते हैं। तो एलसी का फॉर्म लेके हम वो जो उसकी कोटेशन आई होती है, यानी परफॉर्मर वाइज, उसको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उसको कोटेशन कह लें या परफॉर्मर वाइज, तो उस परफॉर्मर के ऊपर जो पर्टिकुलर होते हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट के फॉर्म के ऊपर फिल करते हैं और अपने साइन स्टैम्प करते हैं और वो बैंक को दे देते हैं। तो बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एक गारंटी है एक किस्म की, ये वो गारंटी का पेपर इशू करता है, एलसी इशू करता है। जिस तरह से हम यहाँ लोकली परचेज ऑर्डर इशू करेंगे तो इंपोर्ट में हमारा बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा और इस लेटर ऑफ क्रेडिट को उस सप्लायर यानी एक्सपोर्टर के बैंक को भिजवा देगा जिस मुल्क से हम वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाइना से करना चाहते हैं तो हमारा बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को चाइना में उस सप्लायर के बैंक को भिजवाएगा जो जहाँ से उसने शिपमेंट करनी है, जो उसका बैंक होगा, एक्सपोर्टर का जो बैंक होगा। यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि बैंकों की आपस में से ये सब बैंक लिंक होते हैं, इनके रिलेशन होते हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डेंस चलती है। ये एक दूसरे पे इंटरनेशनली एक लिंक में जुड़े होते हैं। जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट की कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं तो वो एक बॉन्डिंग ट्रस्ट होता है कि जी जिस बंदे ने ये लेटर ऑफ यानी जिस बैंक ने ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है वो उस पे हमारा ट्रस्ट है, उस पे उससे हमारी कॉरस्पॉन्डेंस है, उससे हमारे लिंक है। हर ब्रांच की ब्रांच से लिंक नहीं होता, लेकिन हर ब्रांच का अपने हेड ऑफिस है और उसके हेड ऑफिस का उस बैंक के हेड ऑफिस से लिंक होता है और फिर उस हेड ऑफिस का उसकी ब्रांचेस से लिंक होता है। लेकिन एक किसी एग्जांपल बनाता हूँ कि ये ए बी बैंक है, ये सी डी बैंक है, ये चाइना में है, ये पाकिस्तान में है। तो अब इसकी 8, 10, 20 ब्रांचेज हैं, ये एक ब्रांच है, ये 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह इसकी 20-25 ब्रांचेज हैं। अब फर्ज कर लें कि पाकिस्तान में इस ब्रांच ने लेटर ऑफ क्रेडिट खोला है, तो ये ब्रांच इस एलसी को अपने हेड ऑफिस भिजवाएगी और ये हेड ऑफिस चाइना में इस बैंक के हेड ऑफिस को भिजवाएगा और ये हेड ऑफिस एक्सपोर्टर की जो ब्रांच होगी, फर्ज कर लें कि एक्सपोर्टर की ये ब्रांच है, तो ये हेड ऑफिस एक्सपोर्टर की इस ब्रांच को वो एलसी भिजवा देगा। यानी यहाँ से एलसी खुली और इसको इस ब्रांच से कोई तल्लक नहीं है, इन दोनों ब्रांचों का कोई तल्लक नहीं, ये इसको नहीं जानता, ये इसको नहीं जानता। लेकिन ये जो हेड ऑफिस है इसका चाइना में और ये हेड ऑफिस जो पाकिस्तान में है, ये दोनों आपस में जानते हैं एक दूसरे को। तो ये ब्रांच इस हेड ऑफिस को एलसी भिजवाएगी, ये हेड ऑफिस इस हेड ऑफिस को एलसी भिजवाएगा, ये हेड ऑफिस इस ब्रांच को एलसी भिजवाएगी। तो इस तरह से इस ब्रांच को अपने हेड ऑफिस पे ट्रस्ट है, इस हेड ऑफिस बैंक का जो हेड ऑफिस है चाइना में इसको इस पे ट्रस्ट है और ये इससे लिंक कर रहा है, यानी ये इसकी ब्रांच है तो इसको इस पे ट्रस्ट है। तो इस तरह से जो एलसी है वो ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर हमने परचेज ऑर्डर इशू किया, तो परचेज ऑर्डर का मतलब है कि ये गारंटी है कि हम इस अमाउंट और इस कमोडिटी और इस रेट के साथ अगर आप सप्लाई करते हैं तो एक दिन आप ये शिपमेंट कर दें, यानी आप ये सप्लाई हमारे स्टोर में भिजवा दें। ये परचेज ऑर्डर की ये एक किस्म की अंडरटेकिंग या गारंटी होती है। तो नेक्स्ट है 7 नंबर, कॉरस्पॉन्डेंस विद सप्लायर। तो जब हम पीओ इशू कर देते हैं प्रोक्योरमेंट में, जब हम परचेज ऑर्डर इशू करते हैं तो उसके बाद हम परचेज ऑर्डर की कॉपी भिजवाते हैं सप्लायर को, ईमेल करें, फैक्स करें या हार्ड कॉपी डिस्पैच करें। हम
इंटीमेट करते हैं सप्लायर को, उससे कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं कि ये परचेज ऑर्डर इशू हो चुका है तो भाई इसकी सप्लाई स्टोर को भिजवाओ। सिमिलरली हम इंपोर्ट में भी कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे अपने उस एक्सपोर्टर के साथ कि भाई ये एलसी खोल दी है हमारे बैंक ने, ये उसकी कॉपी है, आप इसकी ओरिजिनल कॉपी अपनी ब्रांच से ले लो जाके और इसकी शिपमेंट जो है तैयार करके हमें एज अर्ली एज पॉसिबल शिप कर दो। तो इस तरह यहाँ भी कॉरस्पॉन्डेंस होगी, यहाँ भी कॉरस्पॉन्डेंस होगी। नंबर 8 है डिस्पैच ऑफ गुड्स। यहाँ पे भी डिस्पैच ऑफ गुड्स होगी, यानी शिपमेंट होगी जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी जब सप्लायर को पीओ मिल जाएगा तो वो अपनी चीज़ें तैयार करेगा और डिस्पैच कर देगा या स्टोर को सप्लाई कर देगा। तो ये भी प्रोक्योरमेंट में भी गुड्स सप्लायर स्टोर तक डिस्पैच करेगा, और इंपोर्ट में भी एक्सपोर्टर अपनी पूरी कंसाइनमेंट को पैक करेगा, कंटेनर में रखेगा और अपने मुल्क से उस मुल्क तक जहाँ पे वो इंपोर्ट हो रही है वहाँ पर बाई सी, बाई एयर, DHL से, बाई पोस्ट, जो भी उसका हमने डिसाइड किया हुआ है कि इस तरह से आए उसको शिप कर देगा, यानी डिस्पैच कर देगा। उसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर को हमने यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि लोकल जो प्रोक्योरमेंट हो रही है उसमें इसका तलक नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस की इंटीमेशन है। अब हमने जिस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई थी इस कंसाइनमेंट की, जब ये शिप हो गई है, इसकी शिपमेंट हो गई, तो इस शिपमेंट की इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को एक तो हमारा एक्सपोर्टर देगा। ये एलसी की कंडीशन होती है कि जैसे ही शिपमेंट हो तो एक्सपोर्टर उस शिपमेंट की एडवाइस इंश्योरेंस कंपनी को अरसाल करे। तो एक तो एक्सपोर्टर की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी को लेटर मिल जाएगा कि मैंने आपकी इस इंश्योरेंस के तहत शिपमेंट कर दी है। दूसरा, जब हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इंटीमेशन मिलेगी, तो हम भी अपनी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे कि इसकी इस इंश्योरेंस के तहत जो शिपमेंट होगी है, ताकि वो उसको ट्रैक कर सके, उसके इल्म में हो कि अगर ये शिपमेंट दरमियान में कहीं कोई हादसे का शिकार होती है, डैमेज होती है, तो हम उसका क्लेम प्रॉपरली मैनेज कर सकें, उसका रिफंड ले सकें उतनी अमाउंट का। तो ये इंश्योरेंस कंपनी से शिपमेंट के बाद की कॉरस्पॉन्डेंस है जो यहाँ पर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट में होगी। और ये कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, नॉमिनल जस्ट किसी को जैसे आप ईमेल पे बता देते हैं कि जी इस कवर नोट, जो इंश्योरेंस का कवर नोट है, उसके तहत जो शिपमेंट थी वो हो चुकी है, तो आप इसको नोट कर लें। सिंपल सी बात है। और उसके बाद नंबर 10 है पेमेंट टू बैंक। अब यहाँ पर अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे, डिस्पैच हो गई हैं गुड्स, तो लेकिन यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी बैंक को, क्योंकि जब शिपमेंट हो गई तो शिपमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिनमें बिल ऑफ लेडिंग होता है, जो कि बिल्टी कहा जा सकता है, पैकिंग लिस्ट इनवॉइस वगैरह, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब बैंक को आएंगे तो बैंक हमें कहेगा कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आप हमें उतनी अमाउंट दे दें जितनी की एलसी थी, जितनी उसकी फुल अमाउंट है, तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे ताकि आप उसको कस्टम से रिलीज़ करवा सकें। तो यहाँ पे पेमेंट बैंक के थ्रू हम बैंक को देंगे और बैंक आगे उस बैंक को देगा और वो बैंक आगे एक्सपोर्टर को पे कर देगा। तो यहाँ पे हम बैंक को पेमेंट कर देंगे। नंबर 10, यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दिया। और नंबर 11 है कस्टम क्लियरेंस। यहाँ पे कोई कस्टम क्लियरेंस नहीं होती क्योंकि यहाँ तो लोकल प्रोक्योरमेंट है, तो सप्लायर ने डिस्पैच की और स्टोर वालों ने रिसीव कर ली। लेकिन यहाँ पर जब हम बैंक को पेमेंट कर देंगे तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, वो फिर हम अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट को देंगे ताकि वो कस्टम से उस कंसाइनमेंट को रिलीज़ करवा सके। जो उस पर ड्यूटी हैं, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, या कोई स्पेशल टैक्सेस हैं, तो वो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करके अमाउंट बताएगा, हम उसको पेमेंट करेंगे और वो कस्टम से हमारी वो कंसाइनमेंट रिलीज़ करवा देगा। और उसके बाद है नंबर 12। नंबर 12, यहाँ पे जो डिस्पैच हुई थी गुड, जो सप्लायर ने, जो प्रोक्योरमेंट में बात हो रही है, तो जो भी सप्लायर ने डिस्पैच किया वो स्टोर ने रिसीव कर लिया, नंबर 12। लेकिन यहाँ जो भी कस्टम क्लियरेंस का जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो वहाँ से जो गुड्स रिसीव हुई वो स्टोर को डिलीवर हो गई। तो ये कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो होते हैं वो कस्टम से चीज़ें लेते हैं और उसके बाद स्टोर को डिलीवर कर देते हैं। जो भी हम एड्रेस देते हैं तो वहाँ पे वो डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी स्टोर ने रिसीव कर ली चीज़ें, यहाँ भी स्टोर ने रिसीव कर ली चीज़ें। अब एक बात आती है कि स्टोर ने प्रोक्योरमेंट की चीज़ें रिसीव की या इंपोर्ट की। दोनों सूरतों में एक पॉसिबिलिटी होती है कि गुड्स को चेक किया जाए और चेक करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए, दोनों पॉसिबिलिटी हैं।
तो नॉर्मली एक्सेप्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाए, स्टोर कहता है ये तो वो चीज़ ही नहीं है, रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे नंबर 13, अगर रिजेक्ट होती है कंसाइनमेंट तो सप्लायर को रिटर्न हो जाएगी, वो रखेंगे नहीं, सप्लायर के से कहेंगे उठाओ और जाओ। तो यहाँ पर रिजेक्ट होगी तो वापस, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट होती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर रिजेक्ट होगी तो नंबर 1 हम सप्लायर से जो एक्सपोर्टर है उसको भी क्लेम करेंगे कि भाई आपकी ये वो क्वालिटी नहीं है, चीज़ नहीं है, या डैमेज हो चुकी है। और नंबर 2 हम इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई जिसकी हमने इंश्योरेंस करवाई थी ये चीज़ उस कंडीशन में नहीं है, या डैमेज हो चुकी है, या कम आई है तो तब भी लॉस है, डैमेज है तो तब भी लॉस है, टोटल लॉस है तो तब भी लॉस है। तो जो भी कंडीशन होगी तो हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फॉरवर्ड कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी पे उसको चेक करेगी, देखेगी, इन्वेस्टिगेट करके जो भी प्रोसेस होगा हमें उतनी अमाउंट वो रिफ़ंड कर देगी जितनी की वो कंसाइनमेंट थी, और आगे का जो प्रोसेस है वो इंश्योरेंस कंपनी खुद ही देखेगी। तो ये एक एडिशनल चीज़ है कि दोनों जगह पे यहाँ रिजेक्ट होती हैं तो रिटर्न हो जाती हैं सिंपल, और यहाँ रिजेक्ट होती हैं तो उसका क्लेम मिल जाता है, यानी रिफंड हो जाती है उतनी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। अब नंबर 14 यहाँ पर चूँकि स्टोर ने गुड्स रिसीव कर ली थी प्रोक्योरमेंट में, तो उसकी पेमेंट हो जाएगी और ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर पेमेंट हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी कस्टम क्लियरेंस के बाद कंसाइनमेंट जो है स्टोर में आ जाएगी और वो ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी। गुड्स रिसीव्ड है और पेमेंट तो ऑलरेडी बैंक के थ्रू हो चुकी है। तो अब अगर आप टोटल ओवरऑल इस प्रोसेस को देखें तो सोर्सिंग यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, RFQ यहाँ भी हो रही है, RFQ यहाँ पे भी कोटेशन मंगवाई जा रही है, फ्रेट का चेक यहाँ पे भी करते हैं लोग, यहाँ पे भी करते हैं, प्राइस कंपैरिजन यहाँ पे भी होगा, प्राइस कंपैरिजन यहाँ पर भी होगा। इंश्योरेंस यहाँ पे हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और यहाँ पे तो हर हाल में इंश्योरेंस होगी। तो ये एक एडिशनल प्रोसेस है इंपोर्ट में इंश्योरेंस का, और सिंपल सा प्रोसेस है। जिस तरह से आप कोई भी चीज़ प्रोक्योर करते हैं इस तरह से आपने इंश्योरेंस को भी प्रोक्योर करना है। ये सर्विसेज हैं प्रोक्योरमेंट, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, तो जैसे गुड्स होती हैं ऐसे ही इंश्योरेंस भी प्रोक्योर होती है। तो इंश्योरेंस आप यहाँ पे लेंगे और उसके बाद परचेज ऑर्डर इशू होगा प्रोक्योरमेंट में, यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होगा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, डिस्पैच ऑफ गुड्स यहाँ पे भी होंगी, यहाँ पे भी होंगी। उसके बाद ये 3 चीज़ें एडिशनल है जो इंपोर्ट में हो रही हैं कि इंश्योरेंस को इंटीमेट करना है, सिंपल एक लाइन का मैसेज देना है कि ये शिपमेंट हो गई है इस कवर नोट के तहत, और पेमेंट कर देनी है बैंक को। पेमेंट यहाँ पे भी होगी लेकिन थोड़ा गुड्स रिसीव होने के बाद, लेकिन यहाँ पे पेमेंट पहले हो जाती है, गुड्स रिसीव होने से पहले बैंक को दे दी जाती है, और बैंक उसके डॉक्यूमेंट्स देगा कंसाइनमेंट के जो कस्टम क्लियरेंस में जाएंगे। तो यहाँ पे कोई कस्टम क्लियरेंस नहीं है, यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का एक एडिशनल सेगमेंट है, और ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट होते हैं आपने वो शिपिंग डॉक्यूमेंट उसको देने हैं, बाकी उसकी हेडेक है, जो भी प्रोसेस करना है उसने करना है, क्योंकि कस्टम से कोई भी इंपोर्टर डायरेक्ट डील नहीं करता, हर इंपोर्टर को कस्टम क्लियरिंग एजेंट के थ्रू काम करवाना पड़ता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप उसको फ़ोन करते हैं कि भाई आ जाओ, ये हमारी कंसाइनमेंट आई है, ये डॉक्यूमेंट पकड़ो और 2-3 दिन के अंदर अंदर ये कंसाइनमेंट, या कल ही हमें अर्जेंटली चाहिए तो वो कल भी करवा देंगे, अदरवाइज़ 1-2 दिन के प्रोसेस से वो इसको क्लियरेंस करवा के आपके स्टोर में डिलीवर कर देंगे। तो जब ये स्टोर में डिलीवर हो जाएगी तो आप उसको चेक करेंगे, अगर क्लेम है तो इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे, अगर नहीं है तो गुड्स को अपने यूज़ में ले आएंगे। तो ये दोनों प्रोसेस हैं, प्रोक्योरमेंट का भी इंपोर्ट का भी, और इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट है जहाँ पे बैंक डीलिंग आती है, और कस्टम क्लियरिंग एजेंट का डिफरेंस है जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होती है। तो जो 2 मेजर चीज़ें हैं, वैसे हम इंपोर्ट के पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया कि यहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट है, कस्टम क्लियरिंग एजेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये 2 चीज़ें, और इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें। बाकी हर वो चीज़ जो प्रोक्योरमेंट में हो रही है वो सारे की सारी इंपोर्ट में भी हो रही है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।